लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी प्रणाम। लोग अपने प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुजी। नमस्कार नमस्कार गुरुजी, सर। नमस्कार प्रणाम। पहले प्रणाम गुरुजी। चलिए शुरुआत करते हैं ज्ञानेंद्र उपाध्याय से। गुरुजी चरण स्पर्श। प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपसे पत्नी पति के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार से व्याख्यान सुने हैं। मैं आपसे पिता और पुत्र के रिश्तों के ऊपर इस कलयुग में ज्योतिष के माध्यम से कुछ सुनना चाहता हूँ। इसमें मेरा एक पहलू है। जैसे सूर्य के लग्न में और शनि के लग्न में सूर्य और शनि एक दूसरे के अपोजिट, एक षष्ठेश हो जाता है और एक बार एक अष्टमेश हो जाता है। तो शनि प्रधान व्यक्ति सूर्य को ठीक करे कि नहीं करे, या सूर्य प्रधान व्यक्ति शनि को ठीक करेगा ना या ना करे। और अंत में गुरुजी, कल से है ना सूर्य मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं। तो आपने अपनी क्लासेस में कई बार सूर्य साधना के बारे में बताया हुआ है। तो प्लीज वो कैसे करनी है वो भी अंत में मेरे को कुछ बताइएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो हर इंसान को अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करना होता है कि वो जीवन में चाहता क्या है, अपने लाइफ से क्या चाहता है। जो व्यक्ति अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पाता, वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसको ज्योतिष से यानी कि अपनी जन्म पत्रिका से क्या चाहिए। क्योंकि जो जन्म पत्रिका है वो आपका प्रारब्ध है। वो आपको बताता है कि आप कहाँ से यात्रा करके आए, आपको इस जन्म में क्या चैलेंजेस मिलेंगे और क्या हैप्पीनेस मिलेगी। वो चीज हमें अपनी जन्म पत्रिका से पता चलती है। अगर किसी को अपने फादर से हैप्पीनेस नहीं चाहिए तो कोई मायने नहीं रखता वो किस लगन में पैदा हुआ। ये बिल्कुल बड़ा मिथ है कि जो व्यक्ति शनि के लगन में पैदा हो गया कि वो सूर्य को ना ठीक करे, कि वो मकर लगन में है या कुंभ लगन में है कि वो सूरज को ना ठीक करे। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि कोई व्यक्ति कर्क लगन में या सिंह लगन में पैदा हो गया तो वो शनि को ना ठीक करे। उससे अपने आप को प्रायोरिटी में लिखना पड़ेगा। और हम सोचते हैं, लिखते नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम सोचते हैं कि हम जयपुर जाएंगे, फिर अचानक से प्लान बदल जाता है, क्योंकि सिर्फ वो हमने सोचा था। और सोच हमारी निरंतर बदलती रहती है। अगर हम उसको फिक्स कर दें कि हम जयपुर में जाएंगे, फलानी बस से जाएंगे या फलानी ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन के टिकट ले लेते हैं, तो आप देखिए उस कार्य की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह हमें अपनी जन्म पत्रियों को समझना पड़ेगा। जन्म पत्रिका हमारी अपनी लाइफ है। वो हमें हमसे ही मिलवा रही है। अब हमने बेसिक ज्योतिष में सीखा है कि पिता का कारक सूरज है, यानी कि पिता से मिलने वाला सुख वो सूरज के द्वारा देखा जाता है। तो हमें ये भी समझना होगा कि सूर्य जब हमारी जन्म पत्रिका में होता है कि किस स्थान पर वो बैठा है, वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। सूर्य दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म और हमारे संस्कार। दो चीजें हमें लाइफ में मिली हैं, वो सूरज से मिली हैं। कर्म का यानी कि हमें काम करने की जो एबिलिटी है,
कर्म को समझने की एबिलिटी है, करना और समझना, ये सूर्य हमें देगा। हम जैसे कहते हैं ना, ये कर्म का विज्ञान है। कर्म का जो विज्ञान, जो शब्द है, वो सूरज से जुड़ा हुआ है। सूरज, जब हम मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, हर प्रकार का कर्म कांड में कहते हैं सूर्य का ध्यान करो, क्योंकि सूर्य हमारे कर्मों के साक्षी ग्रह, ये ग्रह साक्षात देवता है, क्योंकि जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हमें बृहस्पति आंखों से नहीं दिखाई देता, हमें शुक्र आंखों से नहीं दिखाई देता, हमें अक्सर शनि तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। दिखाई देते हैं तो सूर्य और चंद्रमा, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, हर इंसान को दिखाई देते हैं। जब सूरज आपके जिस भाव में बैठता है, वह यह दिखाता है कि पूर्व जन्म में आप किस तरह के कर्मों को करने के अभ्यस्त हैं, किस तरह के कर्म को करने का आप में एबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए कई हस्तरेखा में मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी सूर्य रेखा है, वो आपकी प्रतिभा है। और प्रतिभा वही होती है जिस कार्य को आप बहुत इजीली कर लेते हैं। बहुत छोटी एज में चीजें बड़ी इजीली आपको मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक, उसका कोई विज्ञान नहीं है। एक अच्छा संगीतज्ञ कब बचपन में संगीत सीख जाता है, उसे नहीं पता रहता। वो रहा चलते चलते। जो एक अच्छा राइटर है, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, चलते हुए बाजार में, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद के बाहर, उसको कोई कहानी मिल जाती है, उसको कोई कविता मिल जाती है, और वो घड़ देता है। क्या आपने कभी समझा है कि कवि होने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? राइटर होने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? मुंशी प्रेमचंद हो जाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? कोर्स अवेलेबल नहीं है। ये प्रतिभाएं हैं। प्रतिभाओं को तराशा जा सकता है। आपका सूर्य आपके पास्ट लाइफ के कर्म को रिप्रेजेंट करता है, कि आपको कर्म का महत्व, कर्म की व्याख्या, कर्म की इंपॉर्टेंस आपको मालूम भी है कि नहीं। साथ में आपके संस्कार, संस्कार ही होते हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। जैसे आपको संस्कार पूर्व जन्म से मिले हैं, आप बचपन से ही वैसी हरकतें करना शुरू कर दोगे। सिंपल सी बात है। सूर्य शनि का आपस का योग क्या योग? पहले तो हम ये समझ लें, आपके पिताजी आपकी जन्म पत्रिका में बैठे कहां पर हैं। जहां पर वो बैठेंगे वहीं से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जो जन्म पत्री की लगन है ना, वो पृथ्वी लोक है, वो पृथ्वी है। उसको ऐसे समझिए और देखिए कि आपका सूरज कुंडली के किस भाव में जाकर के बैठा है। यानी कि पृथ्वी से आप जब देख रहे हैं उसको, तो आपको वहां किस तरह से वो दर्शन देते हैं, किस तरीके से साक्षात दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। बस वही दर्शन आपका जीवन का प्रदर्शन बनेगा। वही आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में आपके पिता क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये मायने नहीं रखता कि पिता अमीर है कि पिता गरीब है। ये आपकी कुंडली के अंदर छिपा हुआ है कि आपको पिता से कितना प्रेम है। पिता से आप कितना प्रेम करोगे, ये कुंडली बताती है। ये नहीं कि पिता का सुख कितना मिलेगा, बल्कि ये बताती है कि आप पिता को कितना लाइक करते हैं। जब लाइकिंग के सवाल होते हैं, तो एक बड़े से बड़ा आदमी जिसका पिता गरीब है, जो जीवन में, उसके बचपन में उसको हर चीज वो उपलब्ध नहीं करवा पाया जिसकी बच्चे ने डिमांड की थी,
पर बच्चा जब बड़ा होता है तो इस बात का बुरा नहीं मानता। पर कुछ बच्चे अपने जीवन में नकारात्मकता भर लेते हैं अपने पिता के प्रति, और उन्हें पिता की लगभग लगभग बहुत सी बातें बुरी लगती हैं। आपने देखा होगा, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें पिता की पिटाई याद नहीं रहती, उन्हें सिर्फ पिता का प्रेम याद रहता है। पर कुछ लोगों को याद है कि पिता ने सन 1980 में कौन सी डांट मारी थी, कब उसको गाली दिया, कब उसको धक्का दिया, कब उसको डांट मारी, कैसे हो जाता है। ये आपकी सूर्य की स्थिति से हो जाता है। सूर्य जिस भाव में जाएगा वो आपको बता देता है कि वहां पर बैठा हुआ सूरज, कि आप अपने पिता को कितना लाइक करेंगे, कितना नहीं लाइक करेंगे। अब ये तो बात थी सूरज की। सूरज अगर कमजोर ग्रह भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से पिता का के द्वारा कही गई अच्छी बातें या पिता का अच्छा बर्ताव आपको लगभग लगभग ऐसा रहेगा, यार पिताजी ने बचपन में ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया। अगर सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो, चाहे वो भावगत स्थिति ठीक नहीं है, चाहे सूर्य किसी भी रूप से पीड़ित है, सूर्य चाहे राहु से पीड़ित है, चाहे केतु से पीड़ित है, या एक और बात, या वो शनि ग्रह के द्वारा पीड़ित है, तो उसको अपने पिता की नेगेटिव मेमोरीज दिमाग में ज्यादा रहती हैं। अब मुद्दा क्या है कि पिता पुत्र के संबंध कब बिगड़े। संबंध बिगड़ने के लिए आपको शनि के साथ बैठने का इंतजार नहीं करना। हर कुंडली के अंदर सूरज और शनि साथ बैठे, ये जरूरी नहीं है कि जब भी पिता से संबंध खराब होंगे। नहीं, ऐसा ये कोई गलत फहमी मत पाल के रखिए। पिता पुत्र के संबंध तो जब भी खराब हो जाते हैं जब सूर्य शनि का आपस में कोई संबंध नहीं बनता। सिंपल सी बात है, आपका सूर्य कितना अच्छा है वो ही डिसाइड कर देगा कि आप अपने फादर से कितना प्यार करते हैं, कितना उसको रेस्पेक्ट देते हैं। अगर वहां पर गड़बड़ हो गई तो बस मामला ही खत्म, फिर शनि कहीं पर भी बैठ। चलो, आपका ही मुद्दा उठा देते हैं। सूरज जहां पर भी बैठा हुआ है उससे गिनना शुरू करो कि शनि कहां पर बैठे हुए। बस सिंपल वहीं से पिक्चर क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि कहां पर क्या गड़बड़ हुई है। क्या केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अब जो सूरज आपकी कुंडली में है वो तो पिताजी है, पर शनि कौन है? शनि है आप। समझिएगा बात, शनि कौन है? आप। यानी कि पिता से कितनी दूरी बना करके बैठे हुए हैं। क्या केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या षडाष्टक बना के बैठे हुए हैं, या त्रि एकादश संबंध बना करके बैठे हुए हैं। उन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पिता पुत्र के संबंध कैसे खराब होते हैं और कैसे उसको सुधार करना चाहिए। सुधार करने का सिंपल सा नियम है, और सुधार वही करेगा जिसको पिता चाहिए। पिता चाहिए का मतलब ये नहीं कि पिताजी की तनख्वाह अच्छी है या पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी है। अगर मैं पिताजी का कहना नहीं मानूंगा तो पिताजी प्लॉट छोटे भाई या बड़े भाई के नाम करवा देंगे। नहीं, ये जो पिता पुत्र का जो प्रेम होता है ये अनकंडीशनल लव होता। ऑलवेज रिमेम्बर, इट्स ए अनकंडीशनल लव। जो लोग कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया, हमारे पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, पिताजी ने ये कर दिया, पिताजी ने वो कर दिया। आप उन जन्म पत्रिका में जाकर के जब सूरज की कंडीशन देखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। पर यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब लगन कुंडली में तो सूरज अच्छे हैं पर नवमांश कुंडली में सूरज अच्छे नहीं हैं। अब इसको क्या समझे?
बहुत सिंपल है। जो लगन कुंडली में सूरज अच्छे हैं वो दूसरों के लिए है। वो दूसरे लोग आपके बारे में बताएंगे आपके पिता कितने अच्छे हैं। यानी कि अगर लगन कुंडली में सूरज अच्छा है तो सभी लोग कहेंगे, जो आपको देख रहे हैं, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, देखो ना, बड़े अफसर हैं यार तुम्हारे पिताजी, बड़ी चलती है उनकी, बड़े पैसे वाले हैं वो लोग। अरे यार तुझे तो मौज करवा रखी है तेरे पिताजी ने, तुम्हें गाड़ी भी दे रखी है, तुम्हें तो हर सुख सुविधा दी हुई है। अब वो किसका प्रोस्पेक्टिव है? वो जो व्यक्ति तुम्हें देख रहा है, जो बाहर से देख रहा है, वो आपको लगन कुंडली से पता चलेगा। सपोज करो, अक्सर स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, जब देखता है कि किसी का सूरज सप्तम भाव में है और वो पिता से बड़ा प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है, गजब का प्रेम करता है, परंतु दर्शाता नहीं, पर गजब का प्रेम करता है। पिता की बात को कहीं नीचे गिरने ही नहीं देता। पिता एक बात बोल दे, बोलो जी जी पिताजी बिल्कुल। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कि यार ये तो सप्तम भाव में तो सूरज अच्छा नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सूरज सप्तम भाव में अच्छा नहीं होता। पर हम यहीं तक अगर इस चीज को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे और चीज को नहीं समझ पाएंगे। हम अंदर से क्या फील करते हैं? पिता पुत्र के संबंध जब खराब होते हैं, जब हाँ एक बेटा अपने पिता के बारे में गलत फीलिंग रखता है। अब ये कहां से मिला है हमें? ये तो प्रारब्ध से मिला है। क्योंकि ना तो हमारी संस्कृति, ना हमारी सोसाइटी, ना हमारा परिवार ये हमें सिखाता कि तुम पिता से वैचारिक मतभेद रखो या किसी भी प्रकार का मतभेद रखो। ये हमें कहीं सीखने को नहीं मिलता। पर हमारी जन्म पत्रिका की गलत प्लेसमेंट के कारण जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती चली जाती हैं कि पिता और पुत्र के बीच में बिना मतलब की बहस हो जाती है, एक दूसरे के विचारों को हम समझ नहीं पाते। पर अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको D9 चार्ट बताएगा। अगर नवमांश कुंडली में आपका सूर्य केंद्र में बैठा है, त्रिकोण स्थान में बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठा है, उच्च का बैठा है, और किसी भी पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है या प्रभाव में नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखता कि लगन कुंडली में सूरज कहाँ पर बैठा हुआ है। चाहे वो 12वें भाव में बैठे, चाहे वो 7वें में बैठे, चाहे 8वें में बैठे, कोई मायने नहीं रखता। अगर हम वैदिक ज्योतिष को फॉलो कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा नवमांश चार्ट के अंदर। जब नवमांश में जाकर के हम देखते हैं तो हमें चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर सूरज किसी भी कारण से पीड़ित है, चाहे वो भावगत स्थिति से आकर के पीड़ित है, या किसी अन्य पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित है, या वो खुद बेचारा कमजोर हो गया है, तो निश्चित रूप से पिता की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, उनसे परेशानियां रहेंगी। और जैसे ही आप उनसे अलग रहेंगे, अलग जगह पे चले जाएंगे, अलग शहर में जाएंगे, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जब आप उनके साथ रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो ये है एक गहरा सूत्र। हाँ, सूर्य शनि की टक्कर वाला या सूर्य शनि का साथ होना, ये एक बड़ा कॉमन सा सूत्र है कि अक्सर पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते। पर अगर हमें गहराई में जाना है तो हमें नवमांश में जरूर जाना है। अब हमने देखा कि यार नवमांश में भी गड़बड़ हो गई, नवमांश में गड़बड़ हो गई, पर व्यक्ति प्रायोरिटी को सेट करता है यार, पर मैं गड़बड़ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे पिता के साथ संबंध अच्छे लगे। अब मान लो कुदरती वो लाल किताब के कोर्स में घुस गया और वहां पता चला भाई पिता का सम्मान नहीं करोगे तो जीवन में यश नहीं मिलेगा, मान सम्मान कुछ नहीं मिलेगा, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, आपकी प्रतिभा अंदर दबी रह जाएगी। ध्यान रखिएगा, सूरज ही आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभारता है। समझे बात को? मायने नहीं रखता
कि आप में कितनी प्रतिभा है, क्या प्रतिभा लोगों तक पहुंची? वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सभी लोग प्रतिभावान हैं। परमात्मा ने हम सभी को किसी ना किसी प्रतिभा के साथ ही इस संसार में भेजा है। पर कुछ लोगों की प्रतिभाएं लोगों तक पहुंचती हैं और लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। ये जो अप्रिशिएशन है आपको आपकी प्रतिभा का, ये केवल सूर्य से ही पता चलेगा। जब सूर्य देवता चाहते हैं इस प्रतिभा को संसार में फैलाएं, फैल जाइए आपकी प्रतिभा चारों तरफ, तो फैल जाती है। आप जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, साधु संत महात्माओं को देखते हैं, या किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को देखते हैं, तो एक बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सूर्य भगवान की कृपा इस पर है, इसीलिए सेलिब्रिटी है। इसलिए हमारा मन करता है कि हम इसको देखें, इसलिए हमारा मन करता है कि इसे हम सुने, हमारा मन करता है कि एक बार दर्शन करें, हमारा मन करता है कि इसके बाद जाके मिलें, इसके साथ फोटो खिंचवाएं। ये सब सूर्य का ही प्रभाव है। सूर्य को केवल सरकारी नौकरी से जोड़ करके देख लेना ज्योतिष को छोटा कर देने के समान है। ज्योतिष बहुत विशाल सागर की तरह है। मुद्दा यह है कि आप इससे निकालना क्या चाहते हैं। मोती निकाल रहे हैं कि मूंगा निकाल रहे हैं, कि मोती भी वहीं से मिलेगा, मूंगा भी वहीं से मिलेगा, और घेंगा भी वहीं से मिलेगा, है? तो आप निकालना क्या चाहते हैं? वो प्रायोरिटी अगर आप सेट कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। आपको अपनी डायरेक्शन को सेट करना होगा। परंतु ये हमें मिला क्यों? कि क्या कारण है? मेरे पिताजी जो मुझे बात कहते हैं मुझे नहीं समझ में आती यार। पिताजी कहते हैं ये काम कर, मुझे नहीं करना। अब मैं क्या करूं? और पिताजी कहते हैं और मैं मान भी लेता हूं बात, और जैसे ही उनके बता रहे हुए काम को मैं करने जाता हूं मुझे दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है। जो वो कहते हैं मैं जब करता हूं तो मैं अपने मन को मार के बैठा रहता हूं, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं, और मुझे लगता है अगर मुझे उनके विचारों से आजादी चाहिए तो मुझे भागना पड़ेगा छोड़ करके। और प्रार्थना करता है व्यक्ति, भगवान कुछ तो सुन ले, या तो पिताजी को देख ले या मुझे देख ले, दोनों में से किसी एक को देख ले, या तो मुझे अलग कर दे, कहीं ऐसी जगह जुगाड़ कर दे जो पिताजी से बस हेलो हाय हो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, पर फोन के द्वारा। आमने सामने नहीं, आमने सामने तो झगड़ा हो जाएगा। तो फिर हमें उस सूत्र को समझना होगा D45 चार्ट में। वहां जाकर के ढूंढना पड़ेगा रूट कोज को, कि ऐसा क्या हो गया इस D45 चार्ट में कि इसने सारी गड़बड़ कर दी यार। या हमें पिताजी ही ऐसे दे दी, बता यार, हैं सब कुछ दे रहे हैं, गाड़ी दे दी, मकान दे दिया, नौकर दे दिया, चाकर दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर कुछ ना कुछ ऐसी बदतमीजी ये जरूर करते हैं जिससे मेरा मन खराब हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं क्या करूं? वहां से पकड़िए कि ये गड़बड़ क्यों हुई। जैसे ही आप ये पकड़ेंगे ना कि गड़बड़ क्यों हुई, बस उसी ग्रह के उपाय में लग जाइए। जब उस ग्रह का उपाय करेंगे फिर बाद में आप सूर्य तक पहुंचिए। यह है एक्यूरेट तरीका अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम अक्सर क्या करते हैं, लेते हैं, अरे भाई पिताजी से नहीं बनती, चलो भाई सूर्य का उपाय कर लो। हम सूर्य को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे आपकी जो छिपी हुई प्रतिभा है बस वो बाहर आएगी। पिता से संबंध ठीक हो जाए ये बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हर व्यक्ति का चार्ट डिफरेंट होता है, और कभी भी केवल एक सूत्र से सभी को साथ वो बात बन जाए ऐसा कभी नहीं होता ज्योतिष में। एक ज्योतिष का टीचर सिर्फ आपको एक इंसाइट देता है, एक आपको मार्ग दिखाता है। उस मार्ग तक खुद चलना होता है, उस पर रिसर्च करनी आपको खुद को पड़ती है, खुद ही अपने मार्ग को आगे बढ़ करके ढूंढना होता है, तो जाकर के ज्योतिष में बात बनती है। आज सुबह सुबह एक सज्जन का फोन आया,
कि कोई आप कोर्स लेकर के आ रहे हैं, लाल किताब का 18 तारीख से शुरू हो रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं कोई 4-5 महीने में होने का जुगाड़ नहीं है। मैंने कहा महाशय जी, 3 साल से 5 साल का लिख के रख लो डायरी के अंदर। अगर किस्मत मेहरबान है, अगर तुम्हारा गुरु तुम पर मेहरबान है, दोनों चीज अगर साथ है, तो 3 से 5 साल। और अगर इन दोनों में से कोई भी गड़बड़ है तो 10 से 15 साल लिख के रखो। और वो भी नहीं है तो मामला 15 से 20 साल रखो। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे तक उनको ज्योतिष समझ में नहीं आता, जवानी में लगते हैं करने के लिए, बुढ़ापे तक समझ में नहीं आता, खुद कंफ्यूज रहते हैं। बेशक वो क्लाइंट के सामने जो मर्जी बड़ी बड़ी बातें करते रहो, परंतु खुद वो कंफ्यूजन के दौर में होते हैं। उन्हें रियल ज्योतिष किसे कहते हैं वहां तक का भी आइडिया नहीं होता है। मैं कहता हूं तुम तमाम बातें जो पब्लिक को कुछ भी कह रहे हो, क्लाइंट को कुछ भी कह रहे हो, जो मर्जी, पर तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी जरूर हो। कम से कम तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। बाद में हो चाहे ना हो, कम से कम खुद से तो खुश होना सीख लो। जब तुम खुद से खुश होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खूब बढ़िया जबरदस्त होगा। अगर कोई मुझे कहे कि तुम्हें ज्योतिष की समझ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं मुस्कुराऊंगा, मैं कहूंगा वेल डन, बहुत बढ़िया। गुस्सा कब आएगा? जब वो बात सही कह दे। अरे यार, बात तो ये ठीक कह रहा है। अब मुझे उस बात को सप्रेस करना है, मुझे उसको दबाना है उस आदमी को। तो हम गुस्से का प्रदर्शन करेंगे कि ताकि यहीं की यहीं शांत हो जाए। ये खबरदार, दोबारा तूने ऐसी बात कह दी तो ये पहली और लास्ट बात होनी चाहिए तेरी। तो इसको अभी धमका दो, अभी डांट दो, फटकार दो उसको। जब भी कोई आपकी अंदर की सच्चाई को आपके मुंह पर दिखाता है, और जिसको आप अपना नहीं समझते, आप अक्सर उससे नाराज हो जाते हैं। ये हम सभी के साथ है, ये सूत्र हमारे साथ सभी के साथ एप्लीकेबल लगता है। मैं कहता हूं ज्योतिष खुश रहने का साधन है। इस विद्या को ऐसे समझो कि मुझे खुश होना है, मुझे प्रसन्न होना है, मुझे एनलाइट होना है, इसलिए मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूं। पैसा लोग आपकी जेब में डाल करके जबरदस्ती जाएंगे, ये ध्यान रखना। पैसा तो लोग जबरदस्ती लेके जाएंगे, आप कहोगे मैं नहीं लेता, लोग तकिए के नीचे रख के जाएंगे, जहां बैठे हो वहां रख के जाएंगे, आप उठोगे, उठाओगे, अरे पैसा, पैसा मिल गया। पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, पैसा अपने आप झक मार के आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब आपको ज्योतिष थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है, पैसा अपने आप भी आने लग जाता है। पर ज्योतिष को सीखिए अपने मान सम्मान को बनाने के लिए। ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने करने के लिए, जो कभी कभी आपको इन पुराणों में, पोथियों में कई बार सही तरीके से नहीं मिल पाता है। आप नहीं समझ पाते अपने आप। वहां बाबा जी बैठ के प्रवचन देते हैं, समझो कि मैं कौन हूं। अब ना बाबा जी को पता मैं कौन हूं, ना आपको पता मैं कौन हूं, तो सब एक दूसरे को ठेल रहे हैं। पर अपनी जन्म पत्रिका खोलो, जब भी प्रश्न आए कि मैं कौन हूं, तो आपको सही आंसर दे दे कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं कौन हूं का सवाल का जवाब सूरज के पास है। क्योंकि सूरज ही बताएगा बेटा पिछले जन्म में तू, तेरा कर्म ये था, तेरा संस्कार ये था, ये तेरे कर्म और संस्कार की वजह से ही मैं सप्तम भाव में आ गया। तेरा ध्यान महिलाओं की तरफ कुछ ज्यादा था, तेरा ध्यान कुछ ज्यादा ही पत्नी की तरफ, पति पत्नी के रिलेशंस की तरफ कुछ तेरा ज्यादा था। इसलिए मैं सप्तम में आके बैठ गया कि कर क्या करेगा। अब वो करेगा क्या? और ये उसको सजा मिल रही है कि उसको अच्छे पति पत्नी के संबंध नहीं प्राप्त होंगे। ये फैक्ट है। और वो तड़फ रहा इस चीज के लिए, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी मेंटली सेक्सुअलिज्म का शिकार था। हमेशा मस्तिष्क के अंदर, उसके दिमाग में सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधी थे। जब हम लंबे समय तक केवल और केवल स्त्री पुरुष संबंधों को ही समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो सप्तम भाव में सूरज आगे बैठ जाता है, कहता अब कर, अब तू सिर्फ सोचने लायक है, करने लायक कुछ नहीं है। ये बड़ी समस्या हो गई। ऐसे लोगों को
सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से शारीरिक सुख प्राप्ति के मामले में अपने आप में सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते हैं। तो हो गई ना समस्या। पर ये बात हम चाह करके नहीं बोल सकते कि सूर्य सप्तम में हो। बस यही कहेंगे भाई पत्नी बीमार हो सकती है या पति पत्नी के संबंधों में कई बार दिक्कत आ जाती है। पर असली बात यह है, क्योंकि जो सप्तम भाव है उसका असली मालिक तो शुक्र है। और जब सूरज जी शुक्र के घर में आएंगे तो शुक्र को बड़ी पीड़ा होती है। शुक्र यानी कि पत्नी, और पत्नी को राजा नहीं चाहिए, स्त्री को राजा नहीं चाहिए। ध्यान से समझना, उसको राजा नहीं चाहिए, उसको बेस्ट फ्रेंड चाहिए अपना। और राजा तो एकदम जो कह दिया सो ठीक, नहीं मानेगी तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। है और कोई भरोसा नहीं, राजा मार्केट से निकल रहा है, उसको कोई पसंद आ गई, बोला भाई ले आओ, बोला शादी कर लेंगे। और क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चार है, पांचवी सही। स्त्री सब कुछ शेयर कर सकती है, अपना प्यार शेयर नहीं कर सकती। और सूर्य सप्तम भाव में जब होता है तो स्त्री को इसलिए गुस्सा आता है कि इस आदमी का भरोसा नहीं है। हाँ, इस आदमी का भरोसा नहीं है, ये प्यार भी शेयर करने के चक्कर में ना पड़ जाए। ये पिछले जन्म में भी यही उल्टे सीधे कर्म करके आया था। है, जब भी ये प्यार को शेयर करता था, ये कहता था क्या फर्क पड़ता है, आई एम द किंग, मेरे दिल में तो बहुत बड़ा है। दो चार पांच 10 20 30 कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ जितनी मर्जी, दिल बहुत बड़ा है। तो भगवान ने सूर्य को सप्तम भाव में जब पहुंचाया तो उसको शारीरिक सुख बहुत अच्छे ढंग से लेने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इस जन्म में, वो ज्योतिष समझाएगा, वो कुंडली समझाएगी कि भाई अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हो गया सो हो गया, पिछला जन्म किसे याद है। हम पिछले जन्म को कब तक पकड़ के बैठे रहेंगे, हमें इस जन्म में क्या स्टेप उठाना है, उस चीज पे ध्यान देना है। तो ऐसे लोगों को मानसिक रूप से सेक्सुअल थॉट्स सबसे ज्यादा आते रहते हैं। उनमें एक्साइटमेंट शरीर में बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छा सुख वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस सूरज को और अच्छा बनाने का प्रयास करना है। फिर सूर्य को अच्छा बनाने के आपको नियम जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। सूर्य के उपायों को तो जानना ही जानना है। सूर्य नमस्कार को जीवन में अपनाना पड़ेगा, आपको सूर्य ध्यान को अपनाना पड़ेगा, सूर्य मंत्र को अपनाना पड़ेगा, सूर्य का दान अपनाना पड़ेगा, हर संडे को उपवास को अपनाना पड़ेगा। जब इन चीजों को 3 4 साल लगातार फॉलो करते रहते हो तो आपके अंदर के वो नकारात्मक विचार जो पास्ट से आप अपने साथ लेकर के आए थे, वो आप देखेंगे धीरे 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 डाउन हो रहे हैं और आपके संबंध अपनी पत्नी से मच मच बेटर हो रहे हैं। D1 चार्ट सिर्फ ये दिखा रहा है जो दूसरा क्या देख पा रहा है आपके बारे में। जो सबको समझ में आ जाता है वो D1 है। आपके पास बड़ी अच्छी कोठी है, बड़ा अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, सामने वाले को लग रहा है अरे वाह मौज है, यू आर ए रिच पर्सन। अब अंदर से आपको बैठे हो और घर के अंदर रात को नींद नहीं आ रही है, पत्नी ढंग से खाना नहीं दे रही है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, रहते हो आप एक आलीशान बिल्डिंग में, करोड़ों रुपए आपके बैंक के अंदर है, अंदर से आप महादुखी व्यक्ति हैं, महापरेशान व्यक्ति हैं, बाहर छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं, मैं महाविद्वान व्यक्ति हूं, हर आदमी मेरे सामने झुकता है, मेरे विद्वानता की कस्में खाता है। घर वाले सोचते हैं ये महामूर्ख आदमी है, घर में कोई पूछता नहीं, 2 टके के बराबर। हो गई ना समस्या। अब उस आदमी के दिल से पूछो कि वो बेचारे की क्या हालत हुई पड़ी है उसके अंदर से। तो जब भी हमारे साथ जीवन में दोहरा चरित्र हमारे साथ आ जाता है तो हम खुश नहीं रह पाते। तो अपनी खुशी के लिए ज्योतिष को सीखिए, और यही तरीका है पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने का भी। और जो भी आपका क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपका आंसर मिला होगा, जो नहीं मिला वो खुद खोजो, उसकी रिसर्च करो क्या था जो छूट गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विशाल गुप्ता जी। जी सर। सर प्रणाम। प्रणाम। सर आपकी नॉलेज तो बहुत ही
अव्वल दर्जे की है, और दूसरी चीज आपका पेशेंस। तो मैं मतलब सोचता हूँ नॉलेज तो शायद कोई ले भी सकता है इतनी विशाल मेहनत जी, करके। ये बात तो आप कभी मेरी पत्नी बैठी हो तब कहना, अभी तो फिलहाल वो बैठी नहीं है, हैं? नहीं सर, आपका पेशेंस वाकई में बहुत ही अव्वल दर्जे का पेशेंस है आपका, और आपका समझाने का तरीका भी बहुत एक्सट्रीमली बेहतरीन है। मतलब मैं फैन हूँ आपके पेशेंस का। स्पेशली मतलब नॉलेज तो मे बी आपने ही पढ़ाई होगा, आपने सीखा होगा, तो कोई मेहनत करे तो शायद उसे भी आ सकता है। बट जो शादीशुदा आदमी पेश के पास ऑप्शन नहीं है विशाल जी पेशेंस रखने के अलावा। ठीक है ना, तो चिंता ना करो, हर राइट। शादीशुदा आदमी में पेशेंस है। मैं टीचर बनने की जब सोचता हूँ, मतलब मैं खुद सोचता हूँ कंसल्टिंग दूं, लेकिन मैं जब मतलब ये नहीं अपनी आईटी की, सो मेरे को लगता है कि इतना पेशेंस है मेरे पास, इसका 10% भी है मेरे पास नहीं है, तो फिर मेरे को लगता है कि अभी नहीं, अभी हो नहीं पाएगा। तो सर इसी से रिलेटेड जो आपने अभी आंसर दिया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ये सूर्य उपासना जैसे अब 15 अप्रैल आ ही रही है। 15, जी जी अप्रैल जी, से 15 अप्रैल से सूर्य पंद्रह उच्च के मई होंगे, ये बड़ा जी सर। प्यारा कंसेप्ट है। जी सर। और जब भी ग्रह गोचर के अंदर उच्च के होते हैं, वो सर्वोत्तम समय होता है उस ग्रह से रिलेटेड साधना करने का। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की पोजीशन D1 हो, D9 हो, D45 चार्ट हो, कोई मायने नहीं रखता कहाँ पर बैठी है, कहाँ पर है सूरज। अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपकी प्रतिभा लोगों तक आए, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे बन जाएं, आपको यश प्राप्त हो, तो आपको निश्चित रूप से ये सोच लेना चाहिए कि समय आ गया है सूर्य साधना करने का। और एक अच्छा साधक समय का सदुपयोग करता है, बहुत लंबे समय तक वो इंतजार करता है। जब भी कोई भी साधना या कोई भी उपासना तारा बल देख करके, मीन्स टाइम को देख करके, मुहूर्त को देख करके, सही ग्रह नक्षत्र को देख करके जब आरंभ की जाती है, और जिस समय वह ग्रह स्वयं अपने साधकों को सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, वो बेस्ट समय होता है। और इसी का नाम तंत्र है। तंत्र और साधना ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति नित्य पूजा करता है, डेली पूजा कर रहा है, वो कह रहा है जी मैं तो डेली पूजा कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहा हूँ, रोज गायत्री मंत्र कर रहा हूँ, और कई तो 9 के 9 ग्रहों को जप कर रहे हैं, कई तो जितने भी बेचारों को समझ है वो जहां जहां, सबको किसी को नाराज नहीं करते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक आदमी है। वो कहते हैं जी कोई हो, वो अपने जिसको सबको नमस्कार कर देते, कोई तो खुश हो जाएगा, कोई तो कुछ दे देगा, वो लगे रहते हैं। ये आपके लिए उपासना हो सकती है, तंत्र नहीं। तंत्र सही समय पर सही क्रिया के साथ किसी भी ग्रह या देवी देवता के मंत्रों का जप करना ही तंत्र है। ये जिसे कहते हैं तांत्रोक्त विधि, ये, और हम एकदम सोच में पड़ जाते हैं यार ये तांत्रोक्त विधि क्या होगी। तांत्र कुछ नहीं, तांत्र का मतलब है जो स्टेप है साधना का, उसको आप हूबहू फॉलो करना है, उसको स्कीप नहीं करना। ये नहीं कि आज 7 बजे हनुमान चालीसा पढ़ी तो कल 9 बजे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, फिर वो तंत्र कभी नहीं बन पाता। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी तंत्र हो सकती है, जिसको आप कहते हो अरे यार नॉर्मल है, हनुमान चालीसा का पाठ है तो सब पढ़ते हैं, इसमें क्या हो गया। हनुमान चालीसा भी तंत्र की तरह आपके साथ काम कर सकती है। आप निश्चित करो, एक समय निश्चित करो कि मैं सुबह इतने बजे या शाम को इतने बजे, किसी भी समय 24 घंटे में एक टाइम फिक्स करो, एक आसन फिक्स करो, एक माला फिक्स करो, या जो उसकी विधि है उसको फिक्स करो, और फिक्स टाइम पे आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, आप उसको करो, वही परिणाम होगा, सेम परिणाम, सेम परिणाम। प्रोसेस और रिपीटिशन, इसको हमेशा याद रखो। प्रोसेस ठीक है, रिपीटिशन प्रॉपर है, तो मंत्र काम करेगा।
इसी प्रकार से सूर्य साधना का प्रोसेस आपके पास ठीक है, आप प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं उस मंत्र का जप करने में, निश्चित रूप से आपका सूर्य उस पूरे वर्ष भर के लिए आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। वो पूरे साल भर के लिए आपने अपना कोटा भर लिया एनर्जी का, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की एनर्जी का, सूर्य की ऊर्जा का। सूर्य की ऊर्जा ही है जो आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है। जी। सूर्य ही है जो आपको इस संसार में खड़ा होकर के सीधी सीधी बात कहने की ताकत देता है। सूर्य ही है जिसमें राज सत्ता पर काबिज होने का पराक्रम देता है। सूर्य राजा बनाने की क्रिया को जानता है। बस सूर्य साधना मतलब आप राजा हो जाना चाहते हो। राजा का मतलब ये नहीं मुकुट लगा करके चलेंगे, राजा का मतलब है आप अपने फील्ड के राजा हो जाए। जी। अब राजा क्या है कि राजा अपने हिसाब से काम करता है। वही राजा जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में वेल सेटिस्फाइड है, खुश है और अपने अनुसार नियम बनाता है, अपने हिसाब से चलता है, वो अपने क्षेत्र का राजा है। एक डॉक्टर कहता है मुझसे अपॉइंटमेंट लेने का ये तरीका है, मायने नहीं रखता आप मुख्यमंत्री हो कि एक संतरी हो, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा और आपकी मजबूरी है। वो फॉलो करोगे तो मुझसे मिलोगे, तो नहीं मिलोगे, जाओ, आप हो गए राजा। बस इतना ही है। और आम आदमी क्या है भाई, कोई भी है, सब है। तो राजा होना है, पहले सोच लीजिएगा। सूर्य साधना में एंटर करने से पहले ये अग्नि की साधना है, और अग्नि बहुत कुछ आपके अंदर जो पड़ा हुआ है ना उसको भस्मीभूत करती है, चेंज लेके आती है, परिवर्तन लेके आती है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम चेंज नहीं होना चाहते, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और वो तो धक्के मार के कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, वो कहेगा सूर्य उदय होने से पहले उठ जा। हाँ, फिर नहीं सो पाओगे सुबह 9 बजे तक, 8 बजे तक। टुडे इज संडे है, वो नहीं कर पाओगे। अगर ये सब चीज छोड़ने को तैयार हो, सूर्य आपको जिम्मेवार बनाता है। जिम्मेवार हो जाना ये सूर्य का परम कर्तव्य है। इसीलिए तो जो राजा होता है वो पूरी जनता के प्रति जिम्मेवार होता है। अब मायने ये नहीं कि भाई इसका क्या कसूर है, ना साहब कसूर है। अगर देश में रेप होता है, देश में बम ब्लास्ट की घटना होती है, देश में कोई एक्सीडेंटल घटना होती है, कोई क्राइम होता है, कोई फाइनेंशियल करप्शन होती है, ईच एंड एवरी थिंग देश के राजा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, कि कोई हो, क्योंकि वो उसको वो सूर्य के समान है। अगर आप अपने घर के मुखिया हैं तो मीन्स आप अपने घर का सूरज है। घर की एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी हर रिश्तेदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप जिम्मेवारियां उठाना चाहते हैं तो आप सूर्य साधना में घुस जाइए। हम अच्छी चीज को पकड़ लेते हैं और वो फिर फालतू बात सोचते नहीं, मजा आ गया, सूर्य साधना करेंगे, यश सर। फैल जाएगा, नेम फेम फैल जाएगा। और जिम्मेवार कितना बनना पड़ेगा ये जरा सोच लेना है। फिर धोबी के कहने पर भी सीता छोड़नी पड़ जाएगी, देख लो है। कहने का मतलब छोटे सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुनना, जी। छोटे से छोटे आदमी को सुनना। जो व्यक्ति जितना छोटा होगा उसके सामने उतना गहरे से झुक करके सुनना। जो आप विद्वान आदमी होगा उसके सामने झुकना, ये सूर्य कला सिखाता है। सूर्य जानता है किस आदमी को कितना मान सम्मान देगा। यही तो राजा की खूबसूरती होती है, वो जानता है किससे हाथ मिलाना और किससे नहीं, किसके साथ फोटो खिंचवानी, किसके साथ नहीं खिंचवानी। ही नोज वेरी वेल। और किसके सामने झुक करके बात करनी, वही नेता होता है, वही बड़ा राजा होता है। सिंपल सी बात है। अगर ये सब अमूल चूल परिवर्तन करने की हिम्मत है, परिवर्तन करने की ताकत है, तो 15 तारीख आ रही है, सूर्य साधना का समय आ रहा है। सूर्य उठ चुके होंगे, 1 महीने का समय, 30 दिन का समय, 30 दिन की साधना करो और एंजॉय योर लाइफ। थोड़ा सा इसका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा सर उस पे लाइट कर देते तो अच्छा रहता। डेली रूटीन सिंपल है, सूर्य ये के देख जागने महीने से पहले जाग जाओ, ओके सूर्योदय जी से पहले जागना शुरू कर दो। जी
वो हो गया। सर नमस्ते। अभी नहीं बोलना रूपा, है ना जी, रूपा जी अभी नहीं बोलना। नंबर एक, सूर्य से पहले जाग जाओ, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। सूर्योदय के समय आप पूरी तैयारी आपकी पहले कंप्लीट हो जाए। आप अपने घर के अंदर एक चौकी बिछाएं, लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और प्रयास करें कि जो भी सूर्य की चीजें होती हैं, सूर्य की चीज गेहूं है, गेहूं अपने सामने रखिए। सूर्य की अगर प्रतिमा बनवा सकते हो तो सूर्य की प्रतिमा बनवाएं। और अगर आप ध्यानी व्यक्ति हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, तो फिर इन प्रतिमाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल आप यहाँ पर जो आपका फ्रंटल लोब है, यहाँ पर आप जैसे ही ध्यान करेंगे तो सूर्य नारायण भगवान आपके सामने होंगे। ये ध्यान रखिए, पर ये आएगा मेडिटेशन से। जो मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर है वो आंख बंद करेगा और जिसका भी देवता का ध्यान करता है वो यहीं पर सामने आ जाते हैं उसके। वो आप कीजिएगा, अगर जो भी है अपने अपनाइए, नहीं तो प्रतिमा रखिएगा गेहूं के ढेरी के ऊपर, और लाल चंदन माला से या रुद्राक्ष माला से, दो मालाएं हैं इसके अंदर साधना में, और मंत्र जप करिएगा कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा। और नहीं, अगर आप माला के द्वारा करेंगे तो माला निश्चित कर लीजिए, 21 माला कम से कम आप इसका करिएगा, तो ये 30 मिनट लेगा। 21 माला मंत्र जाप 30 मिनट लेगा। आप उसका जप कर सकते हैं, सूर्य मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप सूर्य वैदिक मंत्र का जप करें तो 1 घंटे का समय निकालना होगा, और माला के द्वारा आप करते हैं तो फिर 11 माला कम से कम आपको करनी है। तो सिंपल है। अब वो आपको गुरु के द्वारा कौन सा मंत्र मिलता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि आप तांत्रोक्त मंत्र कर रहे हैं, बीज मंत्र कर रहे हैं, पौराणिक मंत्र कर रहे हैं कि वैदिक मंत्र कर रहे हैं, कौन सा मंत्र कर रहे हैं, उस पे भी आप नियम बना सकते हो। हाँ, और संडे के दिन उपवास रखना ना भूलिएगा। नित्य का दान देना मत भूलिए, चाहे 10 रुपए दान दीजिए। डेली। दान नित्य का, डेली दान। जी। शाम के समय बेड वगैरह छोड़ दीजिएगा, अपने चटाई बिछाइए या दरी बिछाइए, उसके ऊपर सोइए, कंबल बिछाइए उसके ऊपर सोइए, और जितने भी तरह के सुख, भौतिक सुख सुविधाएं होती है उनका उपयोग ना के बराबर करो, तो आपको वैसे भी साधना में बड़ी तरक्की मिलती है। और जब तक 12 ना बज जाए मौन व्रत रखें, किसी से बातचीत ना करें। इस प्रकार से सूर्य साधनाएं करेंगे 30 दिन करके देखिए, इट्स माय चैलेंज, आपको मजा आ जाएगा। सूर्य कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा वो तो भूल जाओगे, आपको अलग ही दुनिया में चले जाओगे। जी That's it. जी। थैंक यू, चलिए थैंक यू सर। सर एक मेरा प्रश्न है सर, नमस्ते। अभी नहीं, अभी नहीं, आपसे पहले लोगों ने हाथ रेज कर रखे हैं। हाँ विजय जी, विजया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मैं ये पूछना चाह रही थी गुरुजी कि जैसे कोई प्लैनेट है किसी हाउस में बैठे हैं, अगर दो प्लैनेट बैठते हैं तो युति होते हैं, अगर वो सिंगल बैठे हैं किसी दूसरे प्लैनेट की नक्षत्र में बैठे हैं, तो क्या उसको भी हम लोग वहाँ प्रेजेंट मानेंगे उस नक्षत्र की प्लैनेट को? बिना नक्षत्र के कौन सा प्लेनेट बैठ जाएगा? जी अकेला तो भी बैठा होगा पर निश्चित रूप से वो किसी न किसी नक्षत्र में बैठा होगा। जी कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, आप प्रश्न को सही तरीके से कर नहीं पाए, कोई बात नहीं। नक्षत्र के ऊपर अभी मत जाइए, अभी आप सिर्फ ध्यान कीजिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है मेन चार्ट के अंदर। अगर आप लाल किताब सीख रहे हैं तो फिर जिस भी भाव में वो ग्रह बैठे, तो उस भाव किन दो ग्रहों से मिलकर के बना है उस पर विचार कीजिए। आपके उस ग्रह को कहाँ से ताकत प्राप्त हो रही है उस बात पर विचार कीजिए, अगर आप लाल किताब के द्वारा जा रहे हैं। वैदिक से जा रहे हैं तो उसके अपने स्टेप्स हैं। मई के अंदर मेरा वैदिक ज्योतिष का मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ, कि बहुत लोगों ने डिमांड की है कि वो वैदिक ज्योतिष में आना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस क्लास पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस बार करवाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को लेकर के ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी मेरी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने अभी बीमारियों के बारे में डिस्कस करना शुरू किया है,
डायबिटीज के बारे में, मेंटल इश्यूज के बारे में। इसी तरीके से जीवन के जो इश्यूज हैं उनके स्टेप्स मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से स्टेप वाइज जाए। अभी मेरा एक वीडियो आया है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, सिंपल सी टेक्निक उसमें मैंने बताई है। तो छोटी छोटी टेक्निक्स को स्टेप्स बना करके कैसे हमें करना है, ये मैं बेसिक टू एडवांस कोर्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप जी उसमें जो ज्वाइन करना चाहें, जो लाल किताब सीखना चाहते हैं, लाल किताब की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो 18 तारीख से कोर्स आ रहा है, वो 18 तारीख से जो उसको ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है। गुरु जी, मैं तो मेडिकल वाला नहीं हूँ आपके। डायबिटीज में अभी हम लोग की चर्चा हुआ था, पर मैं उसी में आपको एक क्वेश्चन करूंगी, आज नहीं करती हूँ। हम्म। ठीक है, थैंक यू। कोई बात, जब मर्जी कीजिए। हाँ कुलकर्णी साहब। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न लाल किताब से है। तो मेष जी लगन की कुंडली और मार्स 10th हाउस में है, जी। और सूर्य गुरु पांचवें में है, तो 6-8 की टक्कर हो जाएगी। क्या ठीक ये है। टक्कर पूरी जिंदगी में रहेगी या वर्षफल में ही देखना है इसको? देखिए, जब भी हम देख रहे हैं कि लाल किताब के कंसेप्ट से मंगल दशम में बैठा है, तो पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो मायने नहीं रखता वो मित्र है कि शत्रु है, ग्रह उसको टक्कर मारेगा ही मारेगा। करेक्ट। यानी कि मंगल की जो टक्कर है वो सूरज और गुरु के ऊपर पड़ेगी। अब मंगल कैसे टक्कर मारता है वो हमें समझना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। तो पूरी जिंदगी में रहेगी ये? हाँ पूरी जिंदगी रहती है, टक्कर तो टक्कर ही है ना। करेक्ट। बस उस टक्कर से हमें कैसे संभल के चलना है करेक्ट। वही हमें समझना होगा। ओके ओके। है ना कि गुरु गुरु को मंगल टक्कर मारेगा तो इसका क्या मतलब क्या हुआ। मंगल कौन है? मंगल आपकी ऊर्जा है, अच्छा। वो उसका पॉजिटिव रूप है। पर मंगल का नकारात्मक रूप क्रोध है, गुस्सा है। वो क्रोध गुरु को टक्कर कैसे मारेगा वो देखना पड़ेगा। यानी आप ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं, विद्वान तो बहुत हो गए हैं, परंतु क्रोध जो है जब लेता है आपके ऊपर सवारी करके बैठ जाता है और आपका ज्ञान धरा रह जाता है। सिंपल सी बात है। सूर्य जो है आपकी आत्मा है, आप आत्मा से बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, पर जब क्रोध चढ़ के बैठ जाता है वो प्रतिभा साइड में हो जाती है गुस्सा आते ही। तो टक्कर से बचना कैसे है? टक्कर से बचने का मतलब है मंगल से बचना है और मंगल के नेगेटिव एस्पेक्ट से बचना है। यानी कि हमें क्रोध से बचना है, हमें चोट फेट से बचना है, हमें लड़ाई झगड़े से बचना है, हमें मुकदमेबाजी से बचना है। यानी जो भी मंगल के नेगेटिव ट्रेट्स हैं हमें इनसे बचना है। इनको और सूरज को और गुरु को, दो को बचा के रखना है। तो टक्कर, भाई देखो जो टक्कर हो रही है या कोई दृष्टि पड़ रही है ये आपका प्रारब्ध है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो मिला है, ये तो आपको मिला है। अब भगवान ने बुद्धि भी दी है हमें और हम ज्योतिष भी सीख रहे हैं। बुद्धि का उपयोग करके हमें अपने पाथ को बनाना है, अपने स्टेप्स बनाने हैं कि अब हमें लाइफ कैसे जीनी है। एक व्यक्ति प्लान बनाता है कि मेरे पिताजी मिडिल क्लास आदमी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बड़ा मकान नहीं है, हमारे पास जो भी पैसा है वो बड़ा लिमिटेड सा पैसा है। अब मुझे जीना कैसे है इस लिमिटेड पैसे में, उसकी जब हम प्लानिंग बना करके चलते हैं तो एक मिडिल क्लास आदमी की प्लानिंग है। पर अगर आपके पिताजी करोड़ोंपति हैं तो बेचारा प्लान ये थोड़ी बनाता है कि मुझे कम पैसे में कैसे जीना है। वो प्लान बनाता है कि मेरे पिताजी 200 करोड़ के आदमी हैं, अब इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ पे कैसे पहुंचाऊं। उसकी प्लानिंग 200 करोड़ के बाद से शुरू हुई। उसके पास बहुत सारे उसके पास संसाधन अवेलेबल हैं, मिडिल क्लास आदमी के पास वो संसाधन अवेलेबल नहीं है।
मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट का मतलब यही है कि कम से कम रिसोर्स का उपयोग करके बेस्ट रिजल्ट निकाल के लाए। तो जो भी व्यक्ति, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी है, अगर मैनेजमेंट अच्छी सी जानता है तो एक दिन वो भी अमीर हो जाएगा, उसके बच्चे अमीर हो जाएंगे। सारा खेल मैनेजमेंट का है। आपको इस जीवन में क्या मिला ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जो मिला उसका आपने सदुपयोग कितने अच्छे से किया, वो ज्यादा मायने रखता है। और वही इस ज्योतिष की पूरी कहानी है। कुंडली सीखने का यही परम उद्देश्य है, और इससे ज्यादा नहीं। ठीक थैंक है। यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। हाँ राजीव जी। नमस्कार गुरु जी, आपने नमस्कार। बहुत ही अच्छा आज बताया सब कुछ सूर्य साधना के ऊपर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था लेकिन मैं पूछूंगा नहीं आज, तो बस मैं आपको धन्यवाद ही करूंगा। लाइक मैं मेरा टाइम यहाँ पर बड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन मैं हमेशा आता हूँ इस क्लास में, कोशिश करता हूँ। मेरा लाइक 2 बजे हुए इस वक्त यहाँ पर कनाडा में। तो सूर्य साधना में एक बार पूछनी थी मुझको, और आज मैं दूसरा क्वेश्चन था वो नहीं पूछूंगा, मैं सूर्य साधना के ऊपर ही पूछूंगा कि इसमें जो हमारा जो मंत्र है, वो इसमें तांत्रिक मंत्र करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ था इस बार। तो तांत्रिक तांत्रिक मंत्र में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, उसको बड़ा मजबूती के साथ करना है, गलतियां नहीं करनी। अच्छा। तंत्र में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम्म। तंत्र का मतलब है, आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप हम्म। कह रहे हो ये मुझे चाहिए, तो सामने वाला कहता अच्छा चाहिए तो फिर तू भी ये करके दिखा। हम्म। भक्ति मार्ग बिल्कुल डिफरेंट है। भक्ति मार्ग में तो आप अपने देवता से लड़ लो, झगड़ा कर लो, नाराज होके हाँ, बैठ जाओ आप, सॉफ्ट है इसमें। कि जाओ आज खाना नहीं दूंगा, तुम भी देखते हो क्या किससे पाला पड़ा है, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, मैंने तुम्हें परसों ये बात कही थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो ये हो गया वो हो गया, तुम खूब झगड़ा कर सकते हो बैठ करके। वो भक्ति मार्ग है, सरल मार्ग हम्म। है, सबसे ज्यादा सरल मार्ग। वहां नियम इतने मायने नहीं रखते, वहां भावना, भक्ति में भावना ज्यादा ऊंची होती है। तंत्र में भावना की इतनी कदर नहीं है, वहां नियमों की कदर बहुत ज्यादा है। मायने नहीं रखता कि आप तंत्रिक मंत्र को पकड़ के बैठे, वह मायने ये रखता कि गड़बड़ी करी तो देख लो, देवता भी तैयार बैठा है पीटने के लिए तुम्हें। वो भी कहेगा अच्छा, हाँ चाहिए तुझे, अभी बता दो, दम मारे कान पे। ये काम कर। तंत्र हम्म। में आपको साथ दिक्कत ये है कि जितना फायदा होने के चांस है उतना नुकसान होने के भी चांस है। इसलिए गुरु के सानिध्य में, गुरु के आदेश पर, गुरु की आज्ञा के द्वारा पूरी विधि को समझ करके ही गुरु साधना है। पहले गुरु जी लोग थे, वो अपने आश्रमों में बुला करके अपनी सानिध्य में साधनाएं करवाया करते थे, ताकि हम्म। गलती ना हो, क्योंकि साधना के समय में तरह तरह के अनुभव होते हैं, या। और उन अनुभवों को वो केवल गुरु को शेयर करने का विधान है। और हम्म। गुरु उस अनुभव से आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं, एग्जैक्टली। समझाते हैं। खुद से तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या समझ के बैठ जाएगा, उसको तो पता हम्म। है नहीं वो नए मार्ग पे क्या चीज समझेंगे क्या नहीं। गुरु को मालूम है तो पता चल जाएगा। हाँ, वैदिक मंत्र ऐसे जप है, जाप है जिनमें थोड़ा बहुत गलती हो जाए चल जाएगा, वो चल जाएगा। ठीक है सब। तो अब आपके हिसाब से वैदिक मंत्र ही बेटर है स्टार्ट करने के लिए, है ना? नहीं, अपनी ताकत को पकड़ो। मैं कौन हाँ, होता हूँ ये कहने वाला कि बॉक्सिंग के रिंग में मत पहुंचो? आप पहुंचो, वैसे आप क्या। अगर सामने वाले को धराशायी कर सकते हो, बराबर की मुक्केबाजी कर सकते हो, तो मैं हम्म। कौन होता हूँ रोकने वाला? अगर हम्म। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप में साधना करने का बल है, ध्यान रखिए, साधना में बल की आवश्यकता होती है, इसलिए बूढ़े लोगों का काम नहीं है, मैं साफ कह नहीं देता है। हूँ। बूढ़े लोगों का काम नहीं है, जवान आदमियों के लिए साधना है। बूढ़े के लिए तो ध्यान है, सबसे बढ़िया मेडिटेशन नहीं, बेस्ट। ध्यान भी जवानी में ही हो पाता है। ध्यान भी मैंने देखा है कि वो बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है ध्यान, है ना? हम्म। पर जो साधनाएं होती है, साधनाओं में शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन है, कि देवता आपकी परीक्षाएं लेते हैं, आप उन परीक्षाओं को कितना देते हैं, वो मुद्दा ये है ना, कि सही परीक्षा है, जो थैंक यू। होती है ना, हाँ। तो इसलिए भक्ति मार्ग सबसे बढ़िया इसीलिए होता है। हाँ, सॉफ्ट है। ज्ञान जो एक ऐसी चीज है, वो अमर होता है। ज्ञान, ध्यान से समझना, ज्ञान अमर होता है। हम्म।
और परीक्षा जो होती है वो नश्वर होती है, और पास या फेल होना वो हरी इच्छा है, वो हाँ गोविंद उसमें की तो आप इच्छा हम्म, है। तो ज्ञान जितना ग्रहण कर लोगे ये अमर है। अमर का मतलब ये अगले जन्म भी साथ जाने वाला है, ऐसा नहीं कि इसी जन्म तक ही ये सीमित रहेगा। आप पिछले जन्म का जो सीखा हुआ है वो भी आज भी आपके साथ है। किसी विशेष हरी इच्छा से आपने पिछले जन्म में भी ज्योतिष के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की थी, ज्योतिष को सीखने की इच्छा रही है। जो हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो भी हमारा पीछा करती हैं, और उसी इच्छा को पूर्ति के लिए हम इस जन्म में फिर से प्रयास करने लग जाते हैं। वहां पे गुरु कृपा हो जाए तो इसी जन्म में सफल हो जाता है, नहीं हो तो फिर अगला जन्म है ही, फिर अगले जन्म में जाकर के सीखेंगे अपन। पर ज्ञान अमर है, ज्ञान कभी नहीं होता। ज्ञान तो याद रहता नहीं, पूर्ण जन्म का ज्ञान कहाँ याद रहता, लाइक बस संस्कार तो यही तो संस्कार तो कलाकारी आ है। जाते हैं। क्यों एक बच्चे का मन, क्यों बच्चा जब जवान होता है तो उसका विशेष चीजों की तरफ रुझान हो जाता है। विशेष का मतलब कोई बच्चा कहता है मुझे एंकर बनना है, कोई कहता है मुझे हम्म। पत्रकार बनना है, कोई कहता है मैं टीचर बनना है, कोई कहता है नहीं प्रैक्टिस नहीं की मैं उसने। तो डॉक्टर बनना है। अरे भाई उसको तो किसी ने बताया ही नहीं कि डॉक्टर में क्या चैलेंज है, किसी ने नहीं हम्म। बताया। पर उसका दिल कहता है मैं डॉक्टर बनूं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे डॉक्टर हो जाना चाहिए। क्यों उसको जब भी उसका ध्यान जाएगा अखबार में किसी भी ब्लॉग्स के ऊपर, जब भी वो पढ़ेगा, वो जहां पर भी मेडिकल की बात आएगी वो इसका रोम रोम खड़ा हो जाएगा और वो उसकी तरफ जरूर देखेगा। क्या कारण है कि एक यंग एज के अंदर एक यंग बच्चे जो आ जाते हैं हमारी क्लास में, जो यंग बच्चे आ जाते हैं, यंग बच्चे का मतलब मैं यहाँ 20-25 साल 30 साल की उम्र को मैं यंग कहता हूँ, वो लोग आ जाते हैं, वो अपने प्रारब्ध की वजह से आते हैं। साहब वो पिछले जन्म में बुढ़ापे तक उन्होंने ये चीज प्रयास किया था, छूट गया, बीच में हो गई डेथ, अब वो फिर आकर के इसको प्रयास करे। पर अब यात्रा जल्दी शुरू हो जाएगी, पिछली बार बिल्कुल देर सही से कहा। शुरू हुई थी, अब जल्दी हो जाएगी। भगवान कहता है इतना तो कर ही रखा है, इसको सिर्फ रिफाइन करना है, ब्रश अप करना है इस आदमी को। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्योतिष नहीं पढ़ते फिर भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं, हम्म। और कुछ लोग पढ़ते रहते पर पल्ले उनके नहीं पड़ता है। हाँ हो सकता है इट में भी वो उनका पहला जन्म हो कि वो इस यात्रा अब से आरंभ कर रहे हैं। जो यात्रा अभी से आरंभ कर रहा है उसके लिए लंबा समय लगेगा ही लगेगा, 5-10 साल मान के चले। जो हाँ पीछे इतना। से लेकर के आ रहा है, पीछे अपने प्रारब्ध के कारण लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो जल्दी पकड़ लेगा चीजों को, इसमें क्या हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। धन्यवाद वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अरविंद पराशर जी आए हैं, अरविंद जी हाँ जी नमस्कार सर। आदेश करें। नमस्कार नमस्कार। जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करने, बहुत दिनों बाद आपसे बात करने की इच्छा थी। ये हम्म। आपका जो भ्रम निवारण सेशन है ये बहुत लोकोपयोगी है। जी मैं जी संडे को धन्यवाद। बिजी हो जाता हूँ तो कई बार रह जाता हूँ। मैं आज इसलिए आपके पास आया था, मेरा निवेदन ये है सर जी कि ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक प्रकार के भ्रम विद्यमान हैं। जी तो उन उपायों को का निराकरण होना बड़ा जरूरी है जी जो लोक में ज्योतिष के प्रति एक अनास्था का कारण बन रहे हैं। जी इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता था कि जी उपायों की जो तीन तीन कोटियां हैं, सात्विक या राजसिक या तामसिक, जी परंतु समाज में फैले हुए उपाय हैं जिनमें अनेक प्रकार के दोष हैं, जी इनके ऊपर कभी आप एक विस्तृत चर्चा रखें ताकि सबका कल्याण हो। यही एक मेरा निवेदन था। मेरा प्रश्न तो आपकी दर्शन करने मात्र से सारे समाप्त हो जाते हैं, तो आपकी बड़ी कृपा रही। आपसे मैं पढ़ा हूँ, ज्योतिष की मुझे एक ललक आपने ही पैदा की है। आपसे ही निवेदन करना उपयुक्त समझा कि उपायों की सार्थकता और कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से त्याज्य हैं, इनके ऊपर आप बात करें कभी। ये मेरी जरूर प्रार्थना है आपसे। अरविंद जी, इस बात को मैं जरूर ध्यान रखूंगा और इस बात पर भी हम क्लास करेंगे कि हम्म कैसे उपाय करने चाहिए और उपाय क्या होते हैं। हम्म। और उससे पहले जागरण बहुत जरूरी है। जी जागा हुआ व्यक्ति उस चीज को समझ पाएगा, और निश्चित रूप से मैं जागे हुए लोगों के लिए
ये चीज़ मैं जरूर करूँगा, इसका प्रयास करूँगा, और मैं समय समय पर करता भी हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, मंगल का मनोविज्ञान, मंगल बध का मनोविज्ञान। हाँ, वह मैंने देखा, ठीक। में मैंने बड़े भारी रूप से बहुत सी चीजों को साइडलाइन किया है कि हम्म वास्तविकता में उपाय का तात्पर्य क्या है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, आज का समाज टोने टोटके के चक्कर में ज्यादा पड़ गया है, उसके वैज्ञानिक महत्व को नहीं समझ रहा है। और जब तक हम ये व्यक्ति की चेतना को जागृत नहीं करेंगे, उसका मन उस चीजों को समझ भी नहीं पाएगा, उसका मन स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। उन्हें चाहिए तुरंत फुरत रिजल्ट्स, और टोना टोटका जो भी कह देगा, ठीक है साहब, जो है आपको ये माला माल हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, दूध फ्रिज में छिपका के रख दो, या एक लुटिया ले लो या एक हंडिया ले लो, और फिर हम्म तुम देखो करोड़पति अरबपति हो जाओगे। या वो कॉन्वेंसा और चिकवेंसा, पता नहीं, हमने तो लाइफ में 50 साल की उम्र में आप सुने जा करके, ये कहाँ का विज्ञान है। तो वो चलो हो सकता हो हमारी नज़र में ना आया हो, हमारी किस्मत ऐसी है कि हम ना उसे पकड़ पाए हों, कोई ऐसा दिव्य ज्ञान हो। क्योंकि हमें तो अपने ही ज्ञान से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो दूसरे का कहाँ से ले लें। इटली का और इंग्लैंड के ज्ञान का कहाँ तक जाएं, हमें जो अपने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से उपाय क्या होते हैं, इस पर मैं जरूर करूंगा, और मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है इस बात पर बोलने की। पर क्या है कि कई बार हम भी बंध जाते हैं एक दायरे के अंदर, जो कोर्स के दायरे में। फिर भी संडे की क्लास में हम लोग इस पे चर्चा जी, करेंगे, जी सर। क्योंकि जब उपाय खंड की बात आती है, तो मैं आपके बात करते करते मेरे दिमाग में विचार आ रहा है, मैं एक वीडियो इस पे अलग से बनाता हूँ, कि क्योर कैसे करते हैं अपने आप को, सेल्फ हम्म हील कैसे करते हैं, और उसका क्या राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, और उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। ऐसे मैं अभी, मैं जैसे इमोशनल लेके आया था इंटेलिजेंस के ऊपर, पर शायद मैंने उसमें रेमेडी नहीं की, क्योंकि मेरे एक्चुअली में, मुझे भी जो हमारे वीडियो वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी 20 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, फिर भी वो 25-26 का चला गया। वो कहते हैं नहीं जी 15 मिनट का, आपके 1-1 घंटे के वीडियो होते हैं जी, ये है वो। अब चलो उनकी भी बात को कई बार नजरअंदाज कई महीनों से करते रहते हैं, फिर भी कभी ना कभी उनके चंगुल में फंस ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं उपाय के ऊपर भी बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे उपाय लेकर के आऊं। और निश्चित रूप से जो मैं इस बार ये बेसिक टू एडवांस कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, इसका मैं कोर्स ही ऐसा डिजाइन कर रहा हूँ, हर टॉपिक में रेमेडी डाल रहा हूँ, कि इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लेके आ रहा हूँ इस बार। ये नहीं कि सिर्फ सिखा दिया, राजयोग बता दिया, विपरीत राजयोग बता दिया, और अपना बेशक मैं टॉपिक कम रखूंगा, पर जो मैं टॉपिक लूंगा वो टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। स्टेप्स बना करके पहले समय से ही स्टेप्स बना लो, ये चीज ऐसे देखी जाती है, रिजल्ट ऐसे निकाला जाता है, एंड फाइनल अगर तुम फंस गए हो तो उसकी रेमेडी ये हो, ताकि तुम खुद रेमेडी करनी सीख जाओ। तो निश्चित रूप से उस पर मैं ध्यान दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अमरदीप जी। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, हाँ बताइए अमरदीप जी। बहुत खुशी हो रही है सर आज आपसे ऐसे लाइव सेशन में बात करके। सर मेरा जी लाल किताब से सवाल है कि जी। सूर्य मंगल केतु 10वें घर में है तो वहां सूर्य बढ़िया नहीं है लेकिन मंगल केतु बढ़िया है, और शनि दूसरे घर में चला गया है, तो तो जब पहले उपाय करेंगे। अमरदीप जी मैं यहीं रोक रहा हूँ। हाँ ये जी। आपने कहा मंगल केतु बढ़िया है, तो ये मंगल केतु कैसे बढ़िया है, नहीं नहीं, पहले तो मंगल ये केतु मतलब समझाएं। मंगल हम 10वें घर में बढ़िया मानते हैं, केतु ठीक हम है। 10वें घर में बढ़िया मानते हैं, सूर्य बढ़िया नहीं मानते। तो ठीक है। जब उपाय करेंगे तो कैसे करेंगे, मंगल अब एक केतु बात मिला के बताएं, करेंगे? कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल का ही जवाब दूंगा। नींबू कैसा होता है, गर्मी का समय है, नींबू खाना कैसा रहता है? अच्छा रहता है, शिकंजवी में ठंडा होता है। बहुत बढ़िया। और दूध कैसा रहता है? दूध भी दूध पी लेना चाहिए, कोई ऐसी नुकसान वाली ठंडा बात दूध, नहीं है, हाँ। लोगों ने हल्ला मचा दिया वैसे ही दूध का। हाँ, दूध भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है, हम तो दूध दही घी खा के ही बड़े हुए हैं भाई, इतने बड़े हैं अभी तक चल रहे हैं। हमारे पिताजी का तो बेचारों का क्या हाल होगा, वो अपनी अभी भी मस्त है, उनके लिए जी बेस्ट बेस्ट चीज ही दूध दही की, वो कहते थे किस्मत वाले को मिलेगी है। और हमें, जी हमारे तो चरवाक ऋषि ने भी कहा है, बोला दूध घी खाने की चीज थोड़ी है, घी तो पीने की चीज है।
है? जी। क्या भाई उधार लेकर के घी पी लो, पर घी तो पी लो, मतलब इतनी व्याख्या है, तो हम वैसे ही डर रहे हैं खामखाई। चलो, अब एक जगह तो दूध पड़ा हुआ है, एक जगह दूध पड़ा हुआ है। नींबू भी बहुत अच्छी चीज है, दूध को हम गर्म कर रहे हैं। और किसी ने कहा भाई छाछ भी बहुत अच्छी चीज है, गर्मी में पी लेनी चाहिए। अब तीन चीज मिक्स हो गई। हमने दूध को जो उबाला उसमें नींबू निचोड़ दिया, और फिर उसके अंदर हमने छाछ डाल दी। तीनों चीज अपने आप में बेस्ट है। बेस्ट कब तक है? जब तक वो अलग अलग है। नींबू जी। अलग बहुत अच्छा है, छाछ बहुत अच्छी है, दूध जो है वो भी बहुत अच्छा। अब हमने तीनों मिला दिए, अब बताओ क्या जी, बना? पनीर बन गया, फट गया दूध, नहीं बना, उसमें छाछ भी तो मिला ही है। खराब हो गया फिर। बस। तो तो ऐसे फिर ग्रहों को क्यों नहीं देखते हम? अलग अलग देख रहे हैं कि मंगल 10वें में बहुत अच्छा है, पर वो ये भी हम्म देखो कि वो केतु के साथ बैठा है, वो कितना अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, बचा के नहीं बचा वो बेचारा। तो फिर सर जब उपाय कैसे करेंगे इसका, जैसे करियर में हाँ अगर बनाना हो तो? हाँ हाँ, तो हम्म वो पहले पूरी जांच करनी पड़ेगी कुंडली की, अमरदीप जी, जब जाके हमें समझ ओके। में आएगा कि कैरियर में दिक्कत। जरूरी थोड़ी 10वें भाव में जो प्रॉब्लम होगी तो वो दिक्कत देगा। जी जी जी। है ना? बहुत सी समस्या वो समझ के ही समझना पड़ेगा, ये क्लास में बताना मुश्किल है। हाँ नीस जी। ठीक है। प्रणाम ठीक है। गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल 35 साल वाला चक्कर से था। हाँ जैसे मतलब शनि से हम गिनते हैं, बुध तक जाते हैं। हाँ अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी करते हैं कि वो कहते हैं कि जिस समय आपका जन्म हुआ, मतलब जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ हो दिन में, उसके हिसाब से आपकी महादशा उसी, मतलब आप शनि से जरूरी ना गिने, अगर आपका केतु के टाइम से हुआ हो। अगर आपका जन्म जैसे 3:30 से 6 के बीच में हुआ तो आपका केतु के टाइम से हुआ है, तो आप अपनी जो 35 साल है आप केतु के टाइम से गिने, मतलब इसी तरह बुध के टाइम में जन्म हुआ। मैं आपका व्यू जानना चाहता था इसमें गुरु जी, कि नहीं हम नहीं ये नॉर्मली जाने कि मतलब। नहीं नहीं, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, और हमने उन तीनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया है। बस वो मिक्स कप का ही परिणाम है। जब हम कहते हैं कि ये 35 साल चक्र में ये ग्रह इतने समय से इतने समय तक असर देखेगा, उसको बिल्कुल लाइटली लीजिए। जैसे कि चंद्रमा 24वें वर्ष में अपना असर देगा, तो जब कोई व्यक्ति 24 साल का हो जाए तो उसको ये देखो कि कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है वो वैसा ही असर उसके 24वें वर्ष में देगा। यह टाइमिंग फैक्टर हो गई। जब वो दूसरा चक्कर आएगा, तो जब कब आएगा उस समय फिर वो चंद्रमा वैसा रिजल्ट देगा। अगर उसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है तो 24वें साल में चंद्रमा के भरपूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब चंद्रमा से मतलब क्या है? हम सीधा कहते हैं चंद्रमा मन है, मन है, पर जीवन में हमें क्या देगा? अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र और अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छा एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी चंद्रमा की होती है। अब भोजन से मतलब क्या? भोजन तो हम सब खा रहे हैं, गरीब आदमी भी खा रहा है और अमीर आदमी भी खा रहा है, दोनों ही एक ही आइटम खा रहे हैं। तो भोजन से मतलब क्या है? चंद्रमा के भोजन से मतलब क्या है? चंद्रमा के भोजन से मतलब है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइकिंग्स क्या है। बहुत सारे लोगों को तो आज तक नहीं पता कि वो किस तरह के भोजन को लाइक कर रहे हैं। जो सामने आ जाता मिल के खा लेते। बोला अच्छा, बोला साउथ इंडियन डोसा आ गया, बोला साउथ इंडियन खा लो भाई। जलेबी आ गई, जलेबी खा लो भाई। पर क्रेविंग्स किसकी उठती है? कौन सा मन करता है हर 10वें दिन यार फलाना उसकी पकौड़ी खा के आते हैं यार, उसकी कचौड़ी खा के आते हैं यार, फलाने की वो करके आते हैं साहब। ये क्रेविंग्स जो है, ये चंद्रमा का भोजन है। जब आपको अपना बेस्ट भोजन यानी कि मन पसंद भोजन आपको जो मिलता है, वो आपका चंद्रमा का भोजन है। अगर हम भोजन चंद्रमा के अनुसार करें यानी कि मन के अनुसार करें, घड़ी के अनुसार नहीं। हम सभी लोग घड़ी के अनुसार भोजन करते हैं। सुबह 9 बजे खाना खा लो, नाश्ता कर लो, अरे 1 बज गया लंच कर लो, 2 बज गए लंच कर लो, अरे 4 बज गए चाय पी लो, अरे 8 बज गए खाना खा लो। हम किसके अनुसार कर रहे हैं? घड़ी के अनुसार।
पेट क्या कह रहा है उसके अनुसार नहीं कर रहे, मन क्या कह रहा है उससे भी ऊपर की चीज, मन क्या कह रहा है। मन कड़ी चावल खाने को कर रहा है, बोला ना जी आज तो आलू के परोठे खा लो। मन तो मर गया ना, चंद्रमा मर गया ना, चंद्रमा को मार दिया। मन के अनुसार भोजन, और जब भी कोई व्यक्ति मन के अनुसार भोजन करता है वो भोजन कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं करता। अरे चाहे गोलगप्पे खाओ यार, वो बिल्कुल खराब नहीं करेगा। कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ, मस्त रहो। आपने देखा है, कभी बनारस में जाइए, वहां के जो पंडे या किसी भी ऐसे ज्योतिर्लिंग पर जाइए, क्योंकि मैं खुद स्वयं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणों से बड़ा मिलना जुलना होता रहता है। चलो मैं बनारस का ही क्यों नाम लूं, कहीं के भी पंडित जी, अब वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जाएंगे खाली पेट, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जाना है उनको। अब वो अपनी पूजा पाठ करेंगे, जब उनकी अपनी ड्यूटी पूरी हो जाती है 10-11 बजे तक, उनका मन पसंद चीज क्या होगी, उन्होंने कोई ना कोई हलवाई सेट कर रखा होता है। बढ़िया कचौड़ी लेंगे, बढ़िया पकौड़ी लेंगे, बढ़िया जलेबियां लेंगे, इमरती लेंगे, और कोई बढ़िया जो जिसको डॉक्टर मना करता है जिन चीजों को, नेट चल में ये समझ, और चक बढ़िया मिठाई खा पी करके मस्त जा करके घर में अपना मोटा सा पेट लेकर के अपना पाँव फैला करके मस्त सोते हैं बढ़िया तगड़े तरीके से। उम्र 60 साल 70 साल, आप उनकी शुगर नापो, नो शुगर। हर दूसरे तीसरे दिन और मीठा खिला दो, पाव जलेबी, आधा किलो जलेबी, भाई साहब कोई मायने ही नहीं रखता। आपको लगता है इनकी शुगर कहाँ जा रही है, ये चक्कर समझ में नहीं आया। मोटा आदमी भी है, खा भी जलेबी रहा है, उम्र भी 60 हो गई है, और अभी तक शुगर नहीं है। टेस्ट कराया उसे, कोई शुगर नहीं है। बीपी क्या होता है उसे पता ही नहीं है। और अगर कहीं पर भांग भूंग अवेलेबल है तो अपना चलता चलता एक कप एक गिलास वो भी डोच मार लेता है, ताकि नींद और अच्छी आए, और मस्त सोता है। फिर वो सुबह, फिर वो शाम को 3-3:30 बजे बाद हिलेगा अपने बढ़िया, फिर उसकी घरवाली एक टाइम चाय बना के देगी, ये पहला उसका घर का नाश्ता समझ लो जो उसको चाय मिलती है। फिर वो चाय पी करके उठेंगे, फिर वो टहलते टहलते पंडित जी धोती पहन करके अपने मंदिर की तरफ चल देंगे, और बीच में कुछ जो भी चटपट कुछ भी मिला तो वो भी अपने चपेट लेंगे, और शाम तक बैठ के रात को अपने भोजन करके अपने वो लेकर के आएंगे। और रात को अगेन, अब रात का कोई भरोसा नहीं उनका, कि मनपसंद चीज आ गई जो उस दिन, तो खा लेंगे, नहीं अपने पड़े साहब। कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं एक्चुअली में। और आप हैरान होंगे, यजमान उन्हें मिठाई ही दे के जाता है, बस जो भी हो मिठाई दे के जाएगा अगला, और वो भी मिठाई खा के खुश है। और अक्सर आजकल पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं पंडित जी बताओ क्या खाओगे, पंडित जी कहते हैं आज तो यार तू चमचम खिला दे, आज तो फलाना खिला दे। वो मनपसंद बोलते हैं मिलते, और उनको कोई शुगर वो नहीं होती। यानी कि इस बात से क्या सिद्ध होता है, अगर हम अपना भोजन चंद्रमा के अनुसार, चंद्रमा हमारा टेस्ट है, हमारे टेस्ट के अनुसार, हमारी लाइकिंग के अनुसार अगर हम अपना भोजन करते हैं तो हम उससे बीमार नहीं होंगे। कोई मायने नहीं रखता कि आप चावल खाते हो तो आपको शुगर होगी। अरे नॉर्थ इंडियन आदमी चावल खा के देखे, शुगर का पेशेंट, उसकी शुगर ऐसे स्पाइक मारेगी एकदम। साउथ इंडियन कहाँ जाएगा उसके भी तो शुगर होती होगी, वो कहाँ चला जाएगा भाई, वो कहाँ कहाँ चला जाएगा। पर उसको वही चावल इतना ज्यादा स्पाइक नहीं देगा, पर जितना उसको दे जाएगा। तो जो लोग बाजरा खा के बड़ा हुए हैं, जौ खा के बड़े हुए हैं, यानी आधा समय गेहूं मिला आधा बाजरा मिला, उन लोगों को शुगर होने के बाद भी रोटियां उतनी स्पाइक नहीं देती हैं शुगर की जितना दूसरे आदमी को दे दे। हमें समझना पड़ा अपने शरीर को, इसलिए डॉक्टर भी नहीं कह सकता इसको कौन सी चीज कितनी शुगर बढ़ा देगी, इसका कोई मापदंड नहीं है। हो सकता है एक आदमी मेहनत करता हो, पंडित जी अपने सारे रास्ते पैदल चलते आ रहे हैं, अपने मंदिर से लेके पैदल तक वो घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कभी इस चाट पकौड़ी वाले का, फिर वो गप मारते हैं इधर उधर की, पूरे देश की हिंदुस्तान कैसे चलाना चाहिए वो ज्ञान भी वो अपने पान वाले को दे करके आते हैं कि भाई मोदी जी क्या गलती कर रहे हैं। तो अपनी भड़ास फुल फ्लैश निकाल के वो अपनी निकाल ली, तो हो गया उसका डिटॉक्स यार, उसके पास कुछ बचा ही नहीं। उसका मन है जो ख्याल है, अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो मोदी जी को 2 गाली दे देंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो मोदी जी की जय जयकार कर देंगे खुल करके, और जो अगर कोई बोल जाए, किसी की हिम्मत है उसको हड़का देंगे, उसको डांट मार देंगे, खबरदार दूसरे।
है, श्राप दे दूंगा तेरे को, बकवास करी तो वो वैसे ही भग जाएगा। तो आप सोचो उस आदमी को काहे की शुगर हो जाएगी भाई? क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है, कोई ताकत है? तो आप बीमार हो जाते हो। जब हमें लगता है हमें ढंग से हम अपने अनुसार भोजन नहीं खा पा रहे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी क्रेविंग्स को नहीं समझते। घर में दो जो बनता है वो खाते, और इतनी हिम्मत नहीं कि घरवाली को कह दें कि बना दो। अच्छा, अभी बताते हैं, जो बना चुपचाप खा लो, निकल से वो भी बंद हो जाएगा। तो अब वो चारा करेगा क्या? ठीक है। तो इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। और पहले चलती थी, हो गया शाम को भाई ये बनना चाहिए। आप कभी कभी सुबह फोन करो घर से शाम को कि आज शाम को ये बनाओ, और वो ऐसे खा करके देखो। ज्यादा नहीं, रोज नहीं तो हर तीसरे दिन अपनी लाइकिंग का भोजन करें। स्त्री भी पुरुष भी जो भी अपनी लाइकिंग्स का भोजन करें, करके देखो बीमार नहीं पड़ोगे। जो भोजन डॉक्टर मना करते हैं वो भी करके देखो, बीमार नहीं, है ना? कुछ नहीं होता। हमारे पास ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो हर तीसरे दिन भोजन करने चले जाते हैं किसी ना किसी, और सब जगह पूड़ियां मिलती है साहब। 65-70 साल के तो हमारे पास ही एक 65-70 साल के, अभी तक कोई शुगर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस चलते धीरे धीरे हैं। और खूब बतियाते रहते, इधर उधर कोई मिल जाए उनको सबको बतियाते चलेंगे। बस वो जिंदगी में टेंशन क्या होती है उनको पता ही नहीं है, स्ट्रेस क्या होता है कोई पता नहीं। हमें स्ट्रेस मारता है, हमें भय मारता है, हमें अज्ञानता मारती है। जो जो चीजें मारती हैं, जो असली मार्केश को पहचानो आपके जीवन में कौन है। वो नहीं आपका द्वितीय भाव और से सप्तम भाव, और भी मार्केश हैं जो छुपे हुए हैं। उनको अगर हम समझेंगे तो जीना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका बहुत टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार। धन्यवाद।